320 साल। जरा सोचिए कितना लंबा वक्त होता है ये। इतने ही समय तक दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। और कहना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमें दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक शहर एक इतना विशाल साम्राज्य का सेंटर बन गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 3 सदियों से भी ज्यादा समय तक इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को एक नया आकार दिया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें दिल्ली पर राज करने वाले 5 अलग-अलग राजवंशों के सफर को देखना होगा। कौन-कौन थे ये? सबसे पहले मामलूक, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी। इनमें से हर एक ने सल्तनत की कहानी में अपना एक अलग ही चैप्टर जोड़ा। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है, वो पहली बार पावर का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर बनी कैसे? देखिए, 12वीं सदी में दिल्ली आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त ये तोमर और चौहान राजपूतों के अंडर एक कह सकते हैं कि एक बिजी कमर्शियल हब था। आप बस अंदाजा लगाइए, यहाँ अमीर जैन व्यापारी रहते थे, शानदार मंदिर बनाए गए थे, और तो और यहाँ दिहलीवाल नाम के अपने सिक्के भी चलते थे। मतलब एक फलता फूलता शहर था। लेकिन फिर साल आया 1206 और इस एक साल ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और देखते ही देखते ये एक आम सा शहर अचानक एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन बन गया। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। अब देखिए, एक एम्पायर खड़ा कर देना एक बात होती है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सल्तनत को आखिर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इसे समझने के लिए ना रज़िया सुल्तान की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, उस दौर में एक महिला का सिंहासन पर बैठना ये अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। उस वक्त के एक मशहूर इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज। उन्होंने खुद लिखा था कि रज़िया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल और योग्य थी। लेकिन इसके बावजूद वो ये भी लिखते हैं कि लोग एक रानी को शासक के रूप में देखकर सहज नहीं थे। बस यही एक लाइन रज़िया के सामने जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी उसे साफ दिखा देती है। एक तरफ उसकी काबिलियत और दूसरी तरफ समाज के सख्त नियम। देखिए, सल्तनत के जो सबसे शक्तिशाली तुर्क अमीर थे, मतलब जो नोबल्स थे, वो एक औरत के नीचे काम करने को तैयार ही नहीं थे। और जब रज़िया ने अपनी मर्जी से फैसले लेने शुरू किए और ख़ास तौर पर जब उन्होंने गैर तुर्क अधिकारियों को बड़े बड़े पद दिए, तो बस उनका गुस्सा भड़क उठा। ये उनके लिए सीधे सीधे सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और नतीजा ये हुआ कि 1240 में सिर्फ 4 साल से भी कम के शासन के बाद रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया। उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। रज़िया की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर इतने शक्तिशाली अमीर ही सुल्तान के खिलाफ हो जाएं, तो फिर कोई शासक इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करेगा कैसे? इसका जवाब सल्तनत के कुछ बड़े ही अनोखे और कहना पड़ेगा बड़े ही चालाक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों में छुपा है। इनमें पहला और सबसे अनोखा तरीका था बंदगान। अब ये बंदगान कौन थे? जरा सोचिए। ये खास मिलिट्री स्लेव्स थे जिन्हें खरीदा जाता था और फिर एम्पायर के सबसे ऊंचे पदों के लिए ट्रेन किया जाता था। ये अपने मालिक यानी सुल्तान के लिए तो हद से ज्यादा वफादार होते थे, लेकिन उनके बेटों या वारिसों के लिए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर नए सुल्तान के लिए पावर का ये गेम फिर से शुरू होता था। दूसरा और शायद सबसे जरूरी तरीका था इक्ता सिस्टम। ये एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम था। इसमें होता ये था कि जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिन्हें मुक्ति कहा जाता था, उन्हें सैलरी की जगह एक पूरा इलाका यानी एक इक्ता दे दिया जाता था और वो उस इलाके से टैक्स वसूल सकते थे। तो एक मुक्ति की ड्यूटीज क्या-क्या थी? अरे बहुत कुछ। उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस लीड करने होते थे, अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता था, टैक्स कलेक्ट करना होता था और हाँ, उसी पैसे से अपने सैनिकों को सैलरी भी देनी होती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उस इलाके के मिनी गवर्नर ही थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से था? जवाब सीधा है, टैक्स से। 3 मेन टैक्स थे, मवेशियों पर, घरों पर और सबसे बड़ा था खराज।
ये था खेती की पैदावार पर लगने वाला टैक्स, और ये 50% तक हो सकता था। जी हाँ, 50%, मतलब आधी फसल। इससे एकदम साफ पता चलता है कि सल्तनत की पूरी इकोनॉमी किसानों के कंधों पर टिकी थी। अब सल्तनत को सिर्फ अंदर की प्रॉब्लम से ही नहीं निपटना था। उत्तर की तरफ से एक ऐसा खतरा तेजी से बढ़ रहा था, एक ऐसा सैलाब आ रहा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और वो थे मंगोल। इस भयानक खतरे से निपटने के लिए दो सबसे ताकतवर सुल्तानों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने डिफेंसिव गेम खेला। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और किलों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर दिया। दूसरी तरफ थे मोहम्मद तुगलक। उन्होंने एकदम आक्रामक, अटैकिंग रवैया अपनाया। उन्होंने तो मंगोलों पर ही हमला करने का प्लान बना लिया और इसके लिए अपनी राजधानी तक शिफ्ट कर दी। हालांकि तुगलक के ये महंगे प्लान्स आखिर में उसके अपने ही साम्राज्य पर बहुत भारी पड़े। तो इतनी ताकत, इतने नए नए तरीकों के बाद इस महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? और क्या ये बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, या अपने पीछे कोई विरासत, कोई लेगेसी छोड़ गया? तुगलक वंश के बाद सल्तनत की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत जैसे जो दूर के इलाके थे, उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और साथ ही अफगान और राजपूत जैसे नए पावरफुल ग्रुप्स भी सामने आने लगे। साम्राज्य अब बिखर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और यही आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। सल्तनत का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके वो जिंदा रहे। पहले शेर शाह सूरी ने उन्हें अपनाया और बेहतर बनाया, और फिर वही तरीके आगे चलकर महान मुगल सम्राट अकबर के साम्राज्य की नींव बने। कमाल है ना? तो इस पर जरा सोचिए, सल्तनत का एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बनाए हुए सिस्टम ने एक और भी बड़े और भी मजबूत साम्राज्य को जन्म दिया। ये हमें पावर के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि असली ताकत तलवारों में नहीं, बल्कि उन आइडियाज और सिस्टम्स में होती है जो वक्त को भी मात दे जाते हैं।